पिछले जो 2 वीडियो है उनका नोट्स आज लेके तब जाना तुम लोग, ठीक है। प्रिंट नहीं हुआ हुआ तो खड़े होके 5 मिनट लगेगा, प्रिंट करवा के फिर ले जाना। हाँ, जाते समय 5 मिनट और समय लगेगा। देखो कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, 2 पाठ पढ़ा चुके हैं, तीसरा पाठ है नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, नदी घाटी सभ्यता क्या है, तो उसके पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा उसी से जुड़ा हुआ है। तो बता दें, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि लगभग 2 करोड़ साल पहले इंसान प्राइमेट्स के रूप में धरती पर आया, ठीक है। फिर लगभग 2 लाख साल वर्ष पहले होमो सेपियंस के रूप में आया, ठीक है। होमो सेपियंस के बाद धीरे धीरे विकास हुआ, पाषाण काल आया। ये होमो सेपियंस का काल ही पाषाण काल की शुरुआत है। फिर पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर पाषाण काल के बाद क्या आया, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के अंतिम में क्या आ गया था, याद है, ताम्र पाषाण काल आया था, याद है। ताम्र पाषाण काल यानी तांबे और पत्थर का प्रयोग एक साथ हो रहा था। ताम्र पाषाण काल के बाद क्या आएगा, कांस्य युग। अब कांस्य युग कैसे आया, देखो तांबे की खोज हो गई। तांबा पहला धातु है जो मनुष्य के द्वारा खोजा गया। तांबे को देखो, तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया जाता था। फिर तांबे के साथ एक और धातु खोज ली गई, उसका नाम था टिन। तो तांबा और टिन मिला करके जो धातु बनी उसको वो लेते हैं कांसा, ठीक है। तो यही कांस्य युग वाली सभ्यता है, वही सिंधु घाटी सभ्यता या नदी घाटी सभ्यता, इसी को ही बोलते हैं। इतना समझ में आया, जुड़ाव समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखो नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। तो नदी घाटी में सभ्यता क्या होता है पहले यही जान लो। जैसे देखो, जब खुदाई में कोई विशिष्ट जीवन शैली, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट तरीके से रहन सहन का तरीका पता चलता है तो उसको हम कहते हैं संस्कृत, ठीक है। कोई संस्कृति पढ़े हो कि ये इस संस्कृति से संबंधित है। संस्कृति का मतलब हो गया कुछ विशिष्ट तरीके से रहने वाले लोगों को जीवन शैली होती है, उसको संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अब इन संस्कृत को, ये जो है इसका क्षेत्र जो है छोटा होता है, तो यानी कि छोटा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, जब यही भौगोलिक क्षेत्र बहुत बृहद हो जाता है या संस्कृति बहुत विशाल क्षेत्र में जब पाई जाती है तो इसी विशाल क्षेत्र वाले संस्कृति को क्या कहेंगे, ये जब संस्कृत विशाल क्षेत्र में पाई जाती है तो इसी को कहेंगे तुम सभ्यता, ठीक है। फिर से समझ लो, संस्कृति एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को कहा जाता है जब ये छोटे क्षेत्र में रहती है। जब यही विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और लंबे समय तक रहती है तो उसी को सभ्यता कहते हैं। अब देखो, नदी घाटी सभ्यता यानी नदी घाटी में कुछ विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली थी लेकिन बहुत विस्तृत क्षेत्र और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। देखो, हमने क्या बताया था, नव पाषाण काल में क्या शुरू हो गया था, कृषि, ठीक है। कृषि शुरू हो गया। जब कृषि शुरू हो गई नव पाषाण काल में तो घर कैसा बन गया, अस्थाई, यानी कि गांवों का विकास हुआ। अब देखो, कृषि जहाँ करेंगे गांव वहीं बसाएंगे आसपास में, तो हमने कृषि करने के लिए चुना ऐसी भूमि जो उपजाऊ हो, जहाँ मिट्टी आसानी से बढ़िया मिल जाए और दूसरी चीज़ क्या मिल जाए, जल मिल जाए आसानी से। यानी कि जहाँ पे कृषि वहीं करेंगे जहाँ पर क्या हो, उपजाऊ मिट्टी और जल पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। और ये कहाँ पे आसानी से मिलेगी, नदी घाटी सभ्यता में। इसलिए खेती का काम कहाँ शुरू हुआ, नदी घाटी में। तो गांव कहाँ बसेंगे, नदी घाटी में, ठीक है। यानी कि मानव जीवन धीरे धीरे नदी घाटी में बसने लगा। अब देखो, जब किसी क्षेत्र में गांव में उत्पादन बढ़ने लगता है
तो फिर धीरे धीरे जो अतिरेक उत्पादन होता है, जैसे मान लो गांव को खाने के लिए चाहिए 50 बोरा अनाज पूरे गांव को, ठीक है, और उत्पादन हो गया 100 बोरा, तो 100 बोरा में से 50 बोरा क्या करोगे, बेच देंगे, व्यापार करेंगे, तो व्यापार बढ़ गया। तो जब व्यापार बढ़ जाता है तो फिर जहाँ दूसरे जगहों पर जाता है, जब किसी क्षेत्र में व्यापार होने लगता है तो कई तरह के काम होने लगते हैं। जब व्यापार होने लगेगा तो लोगों के पास कैश आएगा, रुपया पैसा आएगा, धन आएगा, तो फिर जिसके पास पैसा आएगा वो विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं खरीदेगा कि नहीं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे शहरों का विकास होता है, तो यानी कि कृषि से स्थायी जीवन और गांव का विकास हुआ, और गांव से क्या हुआ, शहरों का विकास। समझ में आया इतना, ठीक है। और ये नदी घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ये शहरी सभ्यता है, ठीक है। देखो क्या आ गया, हड़प्पा, हड़प्पा क्या चीज़ है, एक जगह का नाम है, ठीक है। देखो 1826 में एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक एक जगह पे बताया कि यहाँ पे पूरा वस्तुएं मिल रही हैं, ये कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसने कुछ वस्तुओं को भेज दिया कहाँ पे, ब्रिटेन में जांच करने के लिए, तो जिससे वहाँ पता चला कि ये तो लगभग आज से 2500 साल पुरानी कोई वस्तु है, उस समय निर्मित की गई है, और पता चला कि यह कोई सभ्यता है। लेकिन लंबे समय तक वहाँ पे कोई खुदाई नहीं हो पाई, न तो खोज हुई किसी प्रकार की, और न तो खुदाई की गई, ठीक है। अब आ गया 1921 में जो है दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, 1921-22 में। तो उन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति थे, जैसे दो नाम बताए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जो थे उन्होंने ही इस जगह का खोज किया, कौन सी जगह पे, विस्तृत रूप से खुदाई की, हड़प्पा। तो इस प्रकार से जो संस्कृति मिली, उसका जो सभ्यता का पता चला, जो संस्कृत का पता चला या सभ्यता का पता चला, उसी को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोलते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो कहेंगे कि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जिस आधार पर उसका नाम कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। समझ में आया। फिर देखो, अब जैसे ये खुदाई हुई, फिर 1922 में एक जगह और हुई खुदाई, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ये था पंजाब प्रांत में, और ये है सिंध प्रांत में, अब पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई, और मोहनजोदड़ो का कई बार पूछा है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, टीला बन गया दफना दफना के, उसी को नाम है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब टीला, मृतकों का टीला। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे दफनाते हैं उसको शमशान मतलब जलाते हैं, शमशान बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ पे दफनाते हैं उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। तो वही कब्रिस्तान का ही सिंधी नाम समझ लो मोहनजोदड़ो है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये वाला क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा है, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार से कई सारे कई सारे नगर मिले। तो नगर जब मिले जो है, तो इनको देखा गया कि हर नगर किसी न किसी नदी के किनारे है, और वह नदी कौन है, मुख्य नदी उसकी है सिंधु नदी है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी, और उसकी सहायक नदियों पे ये सारे शहर बसे हुए हैं। तो इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आया, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि भारत में जो सबसे पुराने नगरों का अब तक प्रमाण मिला है वह सिंधु घाटी ही है। सिंधु घाटी से पहले भारत में कोई नगर नहीं थे। यहाँ तक कि 1921 से पहले या 1900 से पहले हम लोगों को वैदिक सभ्यता से पढ़ाया जाता था, ठीक है। वैदिक सभ्यता से पढ़ाया जाता था, और हर चीज़ लगता था कि वैदिक सभ्यता में ही लोग यहाँ पे बसे, और उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ। लेकिन वास्तव में वैदिक सभ्यता से पहले यहाँ पे लोग बस चुके थे, और बढ़िया अच्छा खासा नगर बना चुके थे। वो भी कैसा नगर, ऐसा नगर था जो इंग्लैंड और फ्रांस में 16वीं शताब्दी तक या 1600 ईस्वी तक, 17वीं शताब्दी तक वैसा नगर नहीं था। सड़कें नालियाँ सब व्यवस्थित होंगी, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है।
अब देखो, अब हाँ अभी बताएंगे, वो जो फैक्ट है ना वो कल बताएंगे, आज तुम लोगों को समझा रहे हैं क्या। जैसे इन जगहों का स्थान, किसने खुदाई की, क्या क्या प्राप्त हुआ, 2 क्लास में बांट दिए इसको। एक दिन तुम लोगों को समझा रहे कि ये चीज़ है क्या, तो पहले समझ में आ जाए, फिर क्या क्या प्रश्न पूछता है वो कल बताएंगे, ठीक है। मतलब अगली क्लास में, क्योंकि 35-40 मिनट की क्लास अभी है, फिर बढ़ा देंगे जब समय आएगा, अभी तो कई सारे काम भी है ना। अब देखो सभी नगर जो है, अब देखो अब नदियों के किनारे ही नगर क्यों मिले बता दिए। नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास क्यों हुआ, क्योंकि कृषि अच्छी हुई, कृषि अच्छा होने से अनाज का उत्पादन ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से भंडारण किया गया, ठीक है, भंडारण किया गया और साथ ही व्यापार किया गया। तो इन सब के प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़े भंडार गृह का पता चला है जहाँ पे अनाज रखा जाता था, ठीक है, और इनका व्यापार किया जाता था। और देखो नदियों के किनारे किसी शहर को बसाने से फायदा क्या है, जैसे मान लो बनारस है, कौन सी नदी किनारे है जी बनारस है? गंगा नदी किनारे, और गंगा नदी किनारे है इलाहाबाद, जिसको बोलते हैं प्रयागराज, गंगा नदी किनारे बलिया है। तो ये सब नदी किनारे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से मान लो कुछ सामान उत्पादन किया, 200 किलोमीटर दूर हमको भेजना है, प्रयागराज कानपुर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे ना, उस समय सड़कें बनी हुई नहीं थी। अभी धातुएं तुमको कौन कौन सी है, कांसा है, तांबा है, टीन है, उनसे पेड़ काटने जाओगे पेड़ नहीं कटेगा, काटते काटते थक जाओगे, पत्थर से काटोगे कटेगा नहीं। तो बहुत बढ़िया रोड नहीं बन पाया है, तो रोड की जगह पे क्यों क्या काम कर रहा है, लकड़ी से बना लो नाव, और नाव पूरा बढ़िया रास्ता अपने आप से बना हुआ है, तो नाव से लेते व्यापार होता था। यहाँ तक कि 1853 में जब रेल आई, उसके बाद जाके नदी मार्ग का महत्व घटा है, ठीक है, समझ में आया। जैसे कई जगह जाते हो स्टेशनों का नाम होता है रोड, जैसे यहाँ एक स्टेशन है बेलथरा रोड, क्यों है, क्योंकि बेलथरा बाजार नदी के किनारे था। अब मान लो यहाँ बेलथरा बाजार मान लो घाघरा नदी के किनारे था, तो गंगा नदी बनाए, तभी मान लो यहाँ कोई स्टेशन जगह था, ये मान लो बेलथरा था। अब ट्रेन की पटरी यहाँ से जा रही है, अब इसके लिए ट्रेन की पटरी मोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े शहरों के लिए ट्रेन की पटरी तो मोड़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे बाजारों के लिए मोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक स्टेशन बना दिया गया, कहाँ जाने के लिए, बेलथरा, और इस स्टेशन का नाम रख दिया गया वहाँ जाने का रोड। ऐसे ही पढ़ोगे जरवल रोड, लार रोड, ये सब क्या है, वहाँ के बाजार जो थे वो नदी के किनारे थे। बाद में वहाँ से रेलवे गुजरा, तो रेलवे गुजरने के कारण उस जगह का नाम रख दिया गया फलाने रोड, जहाँ जाने वाला था, मुख्य जगह समझने के लिए, ठीक है। और देखो जलमार्ग से जलमार्ग होने के कारण व्यापार समृद्ध हुआ, और इसी कारण से नदियों के किनारे शहरों का विकास मिलता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व जानते हो ना, यानी ईस्वी की जब शुरुआत नहीं हुई थी उसके पहले, यानी कि आज से लगभग 4500 वर्ष पहले से लेकर के आज से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले तक की बात है ये, ठीक है। 4500 से लगभग कितना 3000 ईस्वी तक, यानी 2000 ये और पीछे, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व का समय हड़प्पा काल को माना जाता है। मोटा मोटी यही रहेगा जो है, ठीक है। कई विद्वानों के द्वारा कई सारे अनुमान लगाए गए हैं। अब देखो हड़प्पा की खुदाई किसने की बताई दी है, राखालदास बनर्जी के द्वारा, पंजाब प्रांत नहीं दयाराम साहनी के द्वारा, सॉरी राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में भी बता दिए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शुरू में खोजे गए 2 महत्वपूर्ण स्थल थे, और इतने बड़े बड़े नगर थे कि सोचने पे लगता था कि ये किसी एक ही तरीके से रहने वाले लोगों के सबसे 2 बड़े राजधानियां रही होंगी, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से और भी नगर मिले हैं, जैसे भारत में मिला है रोपड़ में एक जगह, पंजाब में है रोपड़, ठीक है। कल पूरा विस्तार से बताएंगे कौन सी नदी किनारे है और किसने खुदाई करवाई, ये सब प्रश्न बनता है। इसी तरह कालीबंगा एक स्थान का नाम है, राजस्थान में है। लोथल देखो क्या था, गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा मतलब समुद्र के किनारे है,
जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं तो उसको बोलते हैं गोदीवाड़ा या डकयार्ड, ठीक है। इसी तरह दैमाबाद महाराष्ट्र में है, इस सभ्यता के सब पुरास्थल है, ठीक। अब देखो नगरों की विशेषता, 15 मिनट और अभी रुकेंगे। अगला देखते हैं नगरों की विशेषता। तो इनके नगर की विशेषता देख लो। ये जो है देखो नगरों की क्या विशेषता थी, सड़कें जो हैं एक दूसरे को एकदम समकोण पे काटती थी, ग्रिड पद्धति पे थी। जैसे हमारे वहाँ देखो गांव में है, क्या है, ये कोई शहर है तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं था, रास्ता एकदम सीधा था। इससे क्या पता चलता है, पहले नगर की योजना तैयार की गई होगी, सड़क बना दिया गया होगा, फिर कहा गया होगा इस सड़क के किनारे घर बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो गांव में क्या होता है, पहले यहाँ कोई घर बना लिया, फिर यहाँ बना लिया, रास्ता ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर यहाँ बना लिया, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ नहीं थी, यहाँ पे रास्ते कैसे थे, ग्रिड पद्धति में, ठीक है। शतरंज की तरह, शतरंज के चासे देखे हो ना, तो उस तरह से थी। और सड़कों की बगल में नालियाँ निकली हुई थी, तो नालियों में पानी जाता था, और नालियों में, नालियाँ भी कैसी, ढकी हुई नालियाँ, और नालियों में ढाल दिया गया था हल्का। उस समय की इंजीनियर सोचो, इतना जानकारी थी कि नालियों में कितना ढाल देना है, कहाँ पे उसको कौन से ईंट प्रयोग करना, कच्चे ईंट भी प्रयोग होते हैं, पक्के ईंट भी प्रयोग होते हैं, तो नालियों में पक्के ईंट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी नालियाँ बढ़िया थी, सड़कें बढ़िया थे, ठीक। बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, कई सारी 2 मंजिला इमारतें भी मिली हैं, ठीक है। और 2 मंजिले इमारतें में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली है, कई सारे घर मिले हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, शौचालय भी है, और जहाँ नहाने जाते हैं वहाँ पे आंगन भी है, आंगन के बगल में एक कुआं भी है। यानी कि हर वो चीज़ है जो इस समय आधुनिक घर में, शहरों में होती है, लेकिन बस वही कुआं है, और आज हम लोगों के पास नल है या टूटी है, ठीक है। शौचालय को भी उस समय लोगों ने बना रखा था घरों में, ठीक। अब देखो भवन निर्माण, भवन निर्माण में भवन जो है बड़े बड़े भवन मिले हैं। एक सबसे बड़ा जो भवन मिला है वो गोदाम के रूप में था, ठीक है, नदी के किनारे बनाया गया। अच्छा बताओ, नदी के किनारे गोदाम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि व्यापार करने में आसानी हो। जैसे ढो ढो के ले गए, नदी किनारे घर बनाए, उसमें रख दिए, फिर यहाँ से तुमको निकालना है, कहीं दूसरी जगह भेजना है, तो उसका मुख उधर खुलेगा जिधर नदी है, ताकि आसानी से नाव पे लदे और दूसरे शहर में भेज दिया जाए। समझ में आ रहा है? अब देखो 2 मंजिला घर थे, ये तो बता दिए, बड़ी इमारतें थी ये भी बता दिए, घरों में आंगन होता था ये भी बता दिए, ठीक है, भवनों के निर्माण में। अब देखो दीवारें जो है पक्की ईंटों की बनी होती थी। देखो दीवार का अनुपात है 4:2:1। ये बार कभी एक बार पूछा है ये प्रश्न, ईंट का अनुपात क्या होता था? तो ईंट का अनुपात होता था 4:2:1, यानी 4 चौड़ाई, 2 मोटाई, 1 ऊंचाई, ठीक है। इंच में रखो चाहे किसी में रखो, इसी अनुपात में है। कुछ ऐसे भी ईंट मिले हैं जो यल आकार के हैं। देखो ऐसे ईंट मिले हैं। अब बताओ ऐसे ईंट क्यों मिले हैं यल आकार के? इसलिए मिले हैं, जैसे मोड़ आ गया तो मिस्त्री क्या करता है, इसे ईंट लेके तोड़ देगा, आधा रखेगा। तो सोच रहे थे ईंट इतना मेहनत से बना रहे हैं, बेकार ना जाए, जहाँ जहाँ मोड़ आ रहा है यल वाला रख दो, मुड़ा हुआ है कि नहीं, वही यल वाला रखते जाएंगे तो ईंटें बर्बाद ना हो, इसलिए यल आकार की भी ईंटें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब देखो स्नानागार भी मिला है वहाँ पे। स्नानागार में क्या होता था, एक हड़प्पा सभ्यता में, कहाँ से मिला है बाद में बताएंगे, बस इतना समझो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मिली है। एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, बीच में जलाशय है, किनारे किनारे कमरे हैं। तो ऐसा माना जाता था जब कोई सामूहिक पूजा होती थी, जैसे छठ की पूजा होती है ना, तो छठ की पूजा होती है तो हम नहर के किनारे, गड्ढों के किनारे जाते हैं। तो वो लोग नहर और गड्ढों किनारे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शहर में रह रहे हैं ना, तो शहर में रह रहे हैं तो एक बढ़िया तालाब बना दिए, चारों तरफ से सीढ़ी बना दिए, ताकि आराम से आओ, इसमें नहाओ, फिर पूजा होगा और जिस उत्सव के लिए बनाया गया वो वाला उत्सव पूरा किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो रहन सहन, चावल गेहूं जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल थी। एक प्रश्न और पूछता है कि सूती वस्त्र उत्पादन या कपास उत्पादन किसके द्वारा शुरू किया गया दुनिया में पहली बार? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू किया गया। ये कैसे पता चलता है?
यूनानी ग्रंथों में इनको सिंडन कहा गया है। हिंदू नदी को वो मतलब इंडिया मतलब हिंदू नदी का ही वो है सिंडन, मतलब सिंडस कहते थे ही। इंडस जो है शब्द बना उसी से इंडिया बना, इंडस रिवर, तो उसको वो सिंडस कहते हैं। सिंडन इन्हें कहा जाता था कि ये जो है कपास का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्त्रियां जान ही रही हो, चाहे जहाँ रहें, चाहे पुरानी रहें चाहे अभी रहें, आभूषण जरूर पहनेंगी। तो इनके पास सोने का आभूषण नहीं था, तो किसके आभूषण पहनती थी? या तो धातुओं के आभूषण पहनती थी, नहीं तो मिट्टी के भी आभूषण पहनती थी। मन का जो होता है पेंडेंट जो होता है उसको धागे में बना करके पहनती थी। मन का बनाने की फैक्ट्री मिली एक जगह पे, उसका नाम है चनूदड़ो। ये सब लिखवा देंगे बाद में। अब देखो देवी देवताओं में पूजा किसकी की जाती थी? तो जो खुदाई से मिला उसी से प्राप्त होता है। तो एक जो है मूर्ति मिली है मातृ देवी की मूर्ति, एक महिला की ऐसी मूर्ति मिली है जिनके गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो माना जा रहा है वो पृथ्वी की मूर्ति है। पृथ्वी के जो हम लोग अनाज डालते हैं बीज, तो क्या होता है पौधा निकलता है ना, तो उपजाऊ की देवी हो गई कि नहीं पृथ्वी, तो उनको मातृ देवी या मातृ शक्ति के रूप में पूजा किया जा रहा है। इसी प्रकार एक जगह पे एक व्यक्ति बैठे हैं जिनके पूरा यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी हुई है, कंधे तक, कंधे से लेके कलाई तक, सिर पे सींग है, नीचे बगल में इधर हाथी गैंडा है, इधर शेर है, नीचे मोर है, यानी कि सभी जानवरों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर सींग है। वो कहा गया कि पशुपति शिव है, यानी कि शिव का प्राचीन रूप। देखो शिव जो देवता है उनके बगल में इतने जानवर वानवर क्यों रहते हैं? इसलिए कि वो पशुओं की रक्षा करेंगे। जैसे शिव जी जिस पे बैठते हैं किसका खाल है? तेंदुए का खाल, उसी को बिछा के चीते खाल पे बैठते हैं नहीं, बगल में मुंडी रखे हैं। यानी कि ये हमारे ऐसे देवता हैं जैसे देवता प्रतीकात्मक होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। चीते तो मार के उसी पे खाल बिछा के बैठे हैं, यानी कि पशुओं की रक्षा करेंगे कि नहीं। तो पशु उस समय महत्वपूर्ण है, तो पशुओं की रक्षा करें, उनको पशुपति शिव कहा जा रहा है। शिव का पुराना रूप, इनकी पूजा होती थी। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह भी पाया गया है, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा होती थी। आज हिंदू धर्म में भी पूजा होती थी। उस समय जो है जो बैल होते थे, बैल का भी कहीं कहीं मिला है कि बैल बहुत पूजनीय थे। आज भी पूजनीय है कि नहीं? तो कुछ कुछ चीज़ें जो है हड़प्पा सभ्यता से वैदिक संस्कृति में आए और वो आज भी जीवित है। ठीक है, पीपल के पत्ते के मुहरे मिले हैं। कुछ मुहरों पे, मुहरे मतलब एक समझ लो एक सांचा मिला है मिट्टी का जो छाप के बनाया गया, उसमें पीपल का पत्ता बना है, उस पर सांप की आकृति बनी है। माना जाता था इन सब की पूजा होती थी, यानी पेड़ पौधों की भी ये पूजा करते थे, सांप की पूजा करते, आज भी किया जाता है कि नहीं। ठीक है, अब काम धंधे क्या थे इनके? तो काम धंधे जो है बहुत तरह तरह के थे और हर आदमी अलग अलग काम करता था। बढ़िया शहर था, ये नहीं कि सब काम अपने घर ही में हो रहा है, अपने बनाओ खाओ, कुल्हाड़ी बनाना तब भी अपने बनाओ, छीनी बनाना तब भी अपने बनाओ, या फिर कोई और चीज़ बनाना तो अपने बनाओ। सब काम अलग अलग लोग करते थे। अनाज उत्पादन करने काम अलग लोग करते थे, पिसाई काम अलग लोग करते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी से क्या पता चलता? बैलगाड़ी का खिलौना मिला, इससे पता चलता है इनको पहिए का बहुत बढ़िया ज्ञान था। पहिए का आविष्कार के कारण ये बैलगाड़ी बना चुके थे। और बैलगाड़ी से क्या करते होंगे? सामान ढोते होंगे कि नहीं। ठीक है, अब देखो लेट नहीं ना हो रहा है जी तुम लोगों को? हाँ, आराम से पढ़ लो, जिसको लेट हो रहा है जाना हो चले जाना पीछे से। अब देखो चाक के पहिए मिले हैं। चाक मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक होती थी, यानी कि अब इनके मिट्टी बनाने की कला में सुधार आ गया, बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं इनके पास। एक महिला की मूर्ति मिली है त्रिभंग मुद्रा में, ऐसे कमर पे हाथ रखी है, ऐसे डांस कर रही है, पैर टेढ़ा है थोड़ा सा, वो त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। उसी मुद्रा में एक डांसर की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, यानी कि वह नृत्य कला से भी अच्छे खासे परिचित थे। एक सिलखड़ी की मूर्ति बनी है, जैसे पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। वह पूरा बढ़िया दाढ़ी सेविंग कराया, इतना दाढ़ी रखा भी है, उसके चित्र दिखा देंगे। आधा दाढ़ी रखा है और आधा सेविंग किया गया है, और आधे हिस्से पर वो कंबल ओढ़ा हुआ है और कंबल में नक्काशी किया गया है, मतलब कंबल का साल ओढ़ा हुआ है, साल में नक्काशी किया गया है। तो माना जा रहा है कोई राजा है या पुरोहित है, या पुरोहित और राजा दोनों ही है। ठीक है, अब देखो ये लोग व्यापार कैसे करते थे। इनके पास रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था, कोई भी ऐसी महंगी धातु नहीं मिली है, कोई सिक्का नहीं मिला है। तो यानी ये व्यापार
कैसे करते थे? तो वह व्यापार करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या होता है? रुक जाओ, इस क्लास में बैठो, थोड़ा समय निकाल के बैठना। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है। अगर हमको ए और बी वस्तुओं का व्यापार करना है तो एक वस्तु से लेकर के, मतलब एक वस्तु ग्रहण करिए, एक वस्तु लीजिए। जैसे मान लो हम धान उगाए और कोई जूता बनाने वाला है, तो हमको जूता चाहिए तो क्या करेंगे? हम उसको धान देंगे, वो हमको जूता देगा। ऐसा होता है ना। आइसक्रीम वाले गेहूं दो तो आइसक्रीम देता है बदले में। अब बहुत कम है ये प्रचलन, पहले केवल यही प्रचलन होता था। अब देखो किसका सामान क्या है, उसके लिए क्या करते थे? जैसे गठरी में बांध दिए, ठीक है, गठरी में बांध दिए, यहाँ पे वो इसका एक जो है जहाँ पे सिल लगाए थे, जहाँ पे धागा होगा ले आकर के बांधे, इस पे यहीं पे मिट्टी लगाएंगे और मिट्टी पे एक छाप मार देंगे, मोहर। तो कई तरह के मोहर मिले हैं ताकि इससे पता चले कि कौन से व्यापारी का है। मान लो कोई सामान ले जा रहा है 10 लोगों का, कि बदल के ये ले आएंगे। मान लो किसी गांव से चावल लेके जा रहा है, कि बदल के जा रहे हैं बाजार से जूता खरीद के लाएंगे। अब 10 लोगों का कितना कितना चावल ले गया, तो माप तौल के बटखरे थे, मापन के पैमाने भी थे, लेकिन कौन किसका है इसके लिए उस पर अपना निशान लगा देते थे। उसी को मुहर बोलते हैं। तो मिट्टी के मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये मुहरें मेसोपोटामिया सभ्यता तक प्राप्त हुई है, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता में वो मुहरें प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार हुआ करता था, ठीक है। चलो और देखो, ये बता दिए उनके पास बटखरे थे, पैमाने थे मापने के लिए, ठीक है। लिखावट क्या थी इनकी? लिखावट इनकी चित्राक्षर लिपि में थी। चित्राक्षर लिपि बताए थे ना, पहले संकेत बनाते थे जानवरों से, फिर संकेत बना, संकेतों से अक्षर बना। तो इनका जो अक्षर शुरू का बना हुआ उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए अभी तक हम लोग पढ़, देखो इसीलिए इसको किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े प्रागैतिहासिक काल, जो पाषाण काल था उसमें कुछ भी लिखा नहीं मिला। अब लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, तो ये कौन सा काल हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब देखो लोथल से बंदरगाह मिला है, बता ही दिए। यहाँ पे एक चीज़ और नहीं मिली है, अस्त्र शस्त्र। ज़्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, थोड़ा मोड़ा एक आटू भाला वाला मिला है बस। यानी कि लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं मिला है। नहीं तो बड़ी मात्रा में हथियार मिलना चाहिए था कि नहीं। तो अस्त्र शस्त्रों का अभाव पाया जाता है, इसलिए माना जाता है व्यापारियों का शहर था, इसीलिए उन्नत कर रहा था व्यापार। लड़ने झगड़ने से ज़्यादा दूर रहते थे, मतलब हथियार न मिलने से ऐसा पुष्ट होता है, ठीक है। अब माना जाता है नगर खत्म कैसे हुए होंगे, तो कुछ लोगों ने कहा है बाढ़ आ गई, कुछ लोगों ने कहा महामारी आ गई, कुछ लोगों ने कहा भूकंप आ गया, आक्रमण, आग। आक्रमण किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा, ठीक है। तो कई सारी थ्योरियां हैं और कई सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें सही भी हो सकती हैं, लेकिन कोई एक कारण नहीं माना जा सकता कि ये कैसे समाप्त हुए होंगे, ठीक है। अब कपास उत्पादन बता ही दिए। अब देखो कुछ इसी के समकालीन सभ्यताएं हैं जिसको इसी में बता देते हैं। देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदियों के बीच में थी। मेसोपोटामिया का मतलब होता है, मेसो का मतलब होता है बीच का क्षेत्र, पोटामिया मतलब नदी, दो नदियों का बीच का क्षेत्र जिसको हम लोग दोआब बोलते हैं। दोआब सुने हो? दोआबा सुने? दोआबा, यही दोआबा ही दोआब होता है। यानी कि एक नदी यहाँ से गुजर रही है, एक नदी यहाँ से गुजर रही है, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को क्या बोलेंगे? दोआब। तो दोआब क्षेत्र मेसोपोटामिया का मतलब भी हो गया दोआब। तो कौन सी दो नदियां? एक नदी है दजला और एक नदी है फरात। ये मान लो हो गया दजला और ये नदी हो गई फरात। तो इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया यही हो गया क्या? मेसोपोटामिया। अभी कहाँ पे है? तो अभी का इराक वाला क्षेत्र इसमें आता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराने हैं और इनके द्वारा जो लिखा गया उसको पढ़ा जा सकता है, इसलिए इनकी जानकारी ज़्यादा है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसकी जानकारी कम है, ठीक है। इसी के समय एक और सभ्यता विकसित हुई मिस्र में, वो भी 5000 ईस्वी पूर्व हुई। ये 2500 ईस्वी पूर्व विकसित हो रहे हैं ना हड़प्पा वाले। सुमेरन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब लगभग 5000 ईस्वी के आसपास विकसित हो रहे हैं। मिस्र की सभ्यता भी लगभग 5000 ईस्वी के पूर्व शुरू हुई। वो वहाँ पे
गाजा के पिरामिड विश्व में बहुत ऊंच, ये जो पिरामिड है विश्व फेमस है, अभी भी है। ये हजारों टन के पत्थर लगे, माना जाता है कैसे बनाए होंगे उस पर अभी यही रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्रीट सभ्यता, भूमध्य सागर के पास एक द्वीप था, उस पर सभ्यता का विकास हुआ, उसको बोलते हैं क्रीट सभ्यता। अब चीनी सभ्यता, चीन सभ्यता का विकास हुआ आज से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व। लेकिन चीन जो है तब भी आगे था, अब भी आगे है, बीच में बस उसकी स्थिति खराब हुई है। चीन वाले बांस पर लिखना बहुत पहले शुरू कर दिए थे, कागज का आविष्कार चीन में हुआ, कंपास का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में किस चीज़ का आविष्कार हुआ है? खाली शून्य की खोज हुई है अभी तक, और कोई बहुत खोज नहीं हुई। और कोई नई खोज होती है तो बोलते हैं हमारे वेदों में पहले से लिखा था। ठीक है, लेकिन अपने नहीं खोजेंगे, जब कोई खोज देगा तब बताते हैं। तो चीन की सभ्यता में ये चीज़ें थी। प्रश्न उत्तर है, इसको कल हल करते हैं, कल फैक्ट बता देते हैं और एक नोट्स के रूप में दे भी देते हैं। ठीक है, चलो आज बस इतना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अभी नोट्स इन लोगों को, राघवेंद्र इन लोगों को नोट्स प्रिंट करके दे दो, हो जाएगा कि नहीं?